हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं इंडियन इकोनॉमी के आगे के बचे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनको मैं कवर करने वाली हूँ। और आज का जो सेशन होगा वो दृष्टि द विज़न की बुक से इंडियन इकोनॉमी का लास्ट सेशन होगा। ये थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल रखा है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट्स को देखिए, उसके बाद इस थर्ड पार्ट को देखिए, आपके इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप करेंट अफेयर को ज़रूर से पढ़ते रहिएगा। तो आइए बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको हम कवर करते हैं। बात करते हैं बजट एवं लोक वित्त, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति क्या होता है? लोक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। लोक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण और हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित जो नीतियां होती हैं उनको राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में आंतरिक और बाह्य आर्थिक स्थिरता, उत्पादन, रोजगार, आर्थिक समता आदि को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसे बजेटरी नीति के नाम से भी जाना जाता है। फिस्कल पॉलिसी को, राजकोषीय नीति को बजेटरी नीति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बजट की क्या व्यवस्था है? संविधान का अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्त वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों यानी रिसिप्ट्स और व्ययों, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों यानी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर यानी व्ययों का विवरण पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है, जिसे बजट कहते हैं। बजट में आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण रहता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर जेम्स विल्सन ने प्रथम बजट प्रस्तुत किया था, जिसको कि भारत में बजट का संस्थापक माना जाता है, जेम्स विल्सन को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में पहले वित्त मंत्री सर आर के षणमुखम शेट्टी और गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। बढ़ते हैं आगे। संवैधानिक निधियां, तो इस बॉक्स में है संवैधानिक निधियां। ये है निधि, ये है आगत, व्यय, संसदीय अनुमोदन और इसके बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहली जो निधि है वो है संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि के आगत होंगे संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल्स, अग्रिम अर्थोपाय हेतु ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त मुद्रा आदि। संचित निधि के व्यय होंगे संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, अन्य आवश्यक खर्च और ऋण खर्च आदि। संचित निधि, इसमें धन की निकासी के लिए संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और इसकी संचित निधि के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 266 के फर्स्ट में। अगली निधि है लोक लेखा या सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट। ऐसी प्राप्तियां वास्तव में सरकार की नहीं होती है। सरकार केवल बैंकर या कंस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। मांगे जाने पर सरकार इन्हें लौटा देती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड और अन्य खाते, राष्ट्रीय अल्प बचत योजना कोष, संचित कोष जमा और अग्रिम आदि। लोक लेखा या सार्वजनिक खाता में का संसदीय अनुमोदन में अनुमति आवश्यक नहीं होती है और इसके बारे में आर्टिकल 262 के सेकंड में दिया हुआ है। और अगली निधि है आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड। ये इसका आय जो है 500 करोड़ रुपए का स्थिर कोष, जिसका उपयोग केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल करते हैं आकस्मिक निधि का। और व्यय की बात करें तो आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय की जाती है और इसमें संसदीय अनुमोदन, व्यय के बाद अनुमोदन आवश्यक होता है आकस्मिक निधि में और इसके बारे में आर्टिकल 267 में दिया हुआ है। आगे हम जानेंगे बजट के प्रकार के बारे में। बजट कितने प्रकार के होते हैं? निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट। ऐसा बजट जिसका स्वरूप परिमाणों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है वो परफॉर्मेंस बजट होता है यानी निष्पादन बजट होता है। जीरो बेस बजट, इसमें पूर्व में किए गए व्यय को ध्यान में न रख करके नए वर्ष के लिए कार्यक्रम की दक्षता और आवश्यकता के आधार पर बजट तैयार किया जाता है।
उसको जीरो बेस बजट बोलते हैं। ये बजट जीरो आधार से शुरू होता है। अगला बजट है जेंडर बजट। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है। जेंडर बजट जो है ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है, जिसका शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 1984 में किया गया था। इसके तहत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करती है। भारत में 2005-06 के बजट से जेंडर बजट की शुरुआत हुई है, जेंडर बजट प्रारंभ हुआ है। तो आगे ये संरचना दी हुई है बजट के प्रकार के बारे में। बजट दो तरह का होता है, एक राजस्व बजट होते हैं और एक पूंजी बजट होता है। राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय होता है। राजस्व प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती हैं? कर राजस्व और गैर कर राजस्व। और राजस्व व्यय योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय होता है। वहीं पूंजी बजट दो तरीके का होते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती हैं? देयता सृजित करने वाली प्राप्तियां और देयता ना सृजित करने वाली प्राप्तियां अथवा संपत्ति में कमी लाने वाली प्राप्तियां। और पूंजीगत व्यय भी दो तरीके के होते हैं, संपत्ति या पूंजी निर्माण पर व्यय या दायित्व में कमी लाने वाले व्यय, जिसको ऋण अदायगी बोलते हैं। ये पूंजीगत व्यय हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे हम प्रमुख प्राप्तियां और व्यय को जानेंगे। राजस्व प्राप्ति, इसमें केंद्र सरकार के करों और अन्य शुल्क, सरकारी निवेश पर ब्याज, लाभांश और सरकार के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस और अन्य प्राप्तियां शामिल की जाती हैं। ऐसी प्राप्तियों से सरकार की देयता में वृद्धि नहीं होती है। वहीं राजस्व व्यय की बात करें तो आंतरिक एवं बाह्य ब्याज अदायगी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन, रक्षा व्यय, डाक व्यय, कानून एवं व्यवस्था पर व्यय, राज्य सरकारों और अन्य देशों को अनुदान, सामाजिक सेवा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी आदि राजस्व व्यय में शामिल होते हैं। इस व्यय के परिणाम स्वरूप संपत्ति और पूंजी का सृजन नहीं होता है। राजस्व व्यय के परिणाम स्वरूप संपत्ति और पूंजी का सृजन नहीं होता है। पूंजीगत प्राप्ति, सरकार के द्वारा जनता से लोन, आरबीआई, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लिया गया लोन, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त पूंजी, छोटी बजट योजनाओं जैसे पोस्ट ऑफिस जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बजट पत्र आदि से प्राप्त राशियां पूंजीगत प्राप्ति में शामिल होती हैं। ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो या तो सरकार की देयता का सृजन करती है या परिसंपत्तियों में कमी करती है। वहीं पूंजीगत व्यय के बारे में जाने तो इसमें सरकार के द्वारा भूमि, भवन या मशीनरी की खरीद, शेयर बाजार में निवेश, राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों, विदेशी सरकारों को दिए गए लोन, कीमती सामानों का अधिग्रहण आदि और ऋण का पुनर्भुगतान शामिल होता है पूंजीगत व्यय में। ऐसे व्यय जो या तो परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं या फिर सरकार की देयता को कम करते हैं, वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब आगे इस बॉक्स में जो दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। क्या है इसमें? राजस्व व्यय को दो भागों में बांटा जाता है, पहला योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय ये केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई बजटीय सहायता होती है। इसमें राज्य और संघ क्षेत्रों को उनकी योजनाओं पर दी जाने वाली सहायता भी शामिल होती है योजनागत व्यय में। और गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्ययों के अतिरिक्त सभी व्यय जो सरकार के सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित होती है, वो गैर योजनागत व्यय कहलाता है। गैर योजनागत व्यय में तीन प्रमुख व्यय होते हैं, ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय और सब्सिडी। बजट 2016-17 में वित्त वर्ष 2017-18 से योजनागत और गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। व्यय के इस विभाजन को समाप्त करने का पहला सुझाव रंगराजन समिति ने दिया था। व्यय के इस विभाजन को समाप्त करने का पहला सुझाव रंगराजन समिति ने दिया। बजट 2016-17 में वित्त वर्ष 2017-18 से योजनागत और गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। आगे हम सब्सिडी और अनुदान के बारे में जानते हैं। जब सरकार किसी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन लागत या आर्थिक लागत से
कम मूल्य पर निर्धारित व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है तो इस मूल्य अंतर को जो सरकार वहन करती है वो सब्सिडी कहते हैं उसको। जब सरकार वस्तु या सेवा की पूर्ति न करके व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया जैसे गृह निर्माण, शौचालय निर्माण, सोलर पंप आदि के खर्च का कुछ भाग वहन करती है तो ये अनुदान कहलाता है। तो ये समझ गए आप सब्सिडी और अनुदान क्या होता है। जब सरकार किसी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन लागत या आर्थिक लागत से कम मूल्य पर निर्धारित व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है तो इस मूल्य अंतर को जो सरकार वहन करती है वो सब्सिडी होता है। और जब सरकार वस्तु या सेवा की पूर्ति ना करके व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया जैसे शौचालय निर्माण, गृह निर्माण, सोलर पंप इसके खर्च का कुछ भाग जो वहन करती है वो अनुदान कहलाता है। ऋण अदायगी, पूंजीगत व्यय और ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय होता है। ऋण अदायगी, पूंजीगत व्यय और ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय होता है। इसी प्रकार ऋण की वसूली से प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति और उस पर ब्याज की प्राप्ति राजस्व प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न घाटे तथा घाटे की वित्त व्यवस्था। आगे हम जानेंगे विभिन्न घाटे और घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है। बजट घाटा किस तरीके से निकाला जाएगा। बजट घाटा निकालने के लिए कुल राजस्व प्राप्ति में कुल पूंजीगत प्राप्ति को ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस करेंगे कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल पूंजीगत व्यय को, बराबर हो जाएगा कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। अथवा एक और है बजट घाटा निकालने के लिए, कुल राजस्व प्राप्ति में से कुल राजस्व व्यय को निकाल लेंगे और प्लस करेंगे कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल पूंजीगत व्यय, बराबर निकल आएगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा, और ये बराबर निकल आएगा कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। तो इस फॉर्मूला को आप फिर से पॉज करके देख सकते हैं। बजट घाटा को पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई से नकदी शेष की निकासी, ट्रेजरी बिल का निर्गमन या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कराती है, जिसे कि घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। बजट घाटा को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से नकदी शेष की निकासी, ट्रेजरी बिल का निर्गमन या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कराती है, जिसको कि घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। 1997 से पहले भारत सरकार अपने बजटीय घाटा को पूरा करने के लिए आरबीआई को एड हॉक ट्रेजरी बिल्स जारी कराती थी और इसके बदले में आरबीआई से अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त करती थी। 1997-98 के बजट से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम यानी वेज एंड मीन्स एडवांस की व्यवस्था अपना ली गई है। अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत सरकार अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से एक निर्धारित ब्याज दर पर ऋण लेती है, जिसे वो अपनी प्राप्तियों के बाद आरबीआई को लौटा देती है। राजस्व घाटा किस तरीके से निकाला जाएगा। राजस्व घाटा निकालने के लिए कुल राजस्व प्राप्ति में से कुल राजस्व व्यय को माइनस कर देंगे तो राजस्व घाटा निकल आएगा। प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए राजस्व घाटा में से पूंजी संपत्ति सृजन हेतु राजस्व के अनुदान को माइनस कर देंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा निकल आएगा। आगे जानते हैं राजकोषीय घाटा को निकालने का तरीका। राजकोषीय घाटा बजेटरी वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा बजेटरी वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता को दर्शाता है। संपूर्ण देयता बराबर होगा आंतरिक ऋण प्लस विदेशी ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस अन्य देयताएं। संपूर्ण देयता निकालने के लिए आंतरिक ऋण, विदेशी ऋण और आरबीआई से गुण और अन्य देयताओं को ऐड कर देंगे। राजकोषीय घाटा निकालने के लिए बजेटरी घाटा में सरकारी दायित्व को जोड़ेंगे तो बराबर होगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस देयता न सृजित करने वाली संपत्ति कर देंगे। उसमें पूंजीगत व्यय में से माइनस कर देंगे देयता न सृजित करने वाली प्राप्तियां। तो इस फॉर्मूला के जरिए राजकोषीय घाटा निकल आएगा। इसको पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं। प्राथमिक घाटा निकालने का क्या तरीका है। प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटा में से ब्याज दायित्व को माइनस कर देंगे तो प्राथमिक घाटा निकल आएगा। पूंजीगत घाटा निकालने के लिए पूंजी प्राप्ति में से पूंजी व्यय को निकाल देंगे तो पूंजी घाटा निकल आएगा। अब आगे जानेंगे मौद्रिक घाटा के बारे में।
मौद्रिक घाटा राजकोषीय घाटे का वो भाग होता है जिसकी वित्तीय व्यवस्था आरबीआई के द्वारा हो ऋण के रूप में। हीनार्थ प्रबंधन क्या होते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी हीनार्थ प्रबंधन सरकारी बजटीय व्यवहार से उत्पन्न घाटा और नियोजित या जानबूझकर के सृजित घाटा को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। सरकारी बजटीय व्यवहार से उत्पन्न घाटा और नियोजित या जानबूझकर के सृजित घाटा को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। अब आगे इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है जिसको हम जानने वाले हैं। ये एक्ट है FRBM एक्ट 2003 यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। राजकोषीय समेकन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन की दिशा में FRBM एक्ट 2003 एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं राजकोषीय क्रियाशीलन में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना, केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना, सरकार के द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त किसी और प्रकार से आरबीआई से उधार नहीं लेना और वर्ष 2006-07 से आरबीआई भारत सरकार के द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का प्राथमिक ग्राहक नहीं होगा। कर्नाटक पहला राज्य है जिसने कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लागू किया है। कर्नाटक पहला वो राज्य बना है जिसने कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को लागू किया है। आगे हम जानेंगे विनिवेश के बारे में यानी डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। सार्वजनिक उद्यमों में से सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। 10 दिसंबर 1999 को अलग विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। 10 दिसंबर 1999 को एक अलग विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन देना और आर्थिक विकास में तेजी लाने और सरकार की व्यय क्षमता में वृद्धि के लिए सार्वजनिक विनिवेश का कुशल प्रबंधन करना है। DIPAM का उद्देश्य है ये। आगे जानेंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड यानी राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के कुशल प्रबंधन और उपयोग के लिए नवंबर 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया है। व्यावसायिक रूप से इसका प्रबंधन UTI कोष प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और SBI कोष प्रबंधन कंपनी लिमिटेड तथा LIC कोष प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के द्वारा सरकार को टिकाऊ लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये कोष सार्वजनिक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट का भाग है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम भारतीय कर व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि भारतीय टैक्स व्यवस्था कैसी है। कर, उपकर और अधिभार यानी टैक्स, चेस और सरचार्ज। कर की बात करें तो एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान जिसे करदाता बिना किसी प्रतिफल के सरकार को कर आधार से संबंधित होने के कारण देता है वो टैक्स कहलाता है। और उपकर कर के साथ ही उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाया गया कर होता है उपकर। हाल ही के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की ही तरह कर दायित्व पर लगाया जा रहा है। हाल के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की ही तरह कर दायित्व पर लगाया जा रहा है। और अधिभार की बात करें तो ये कर के ऊपर कर है जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। अधिभार कर के ऊपर कर है जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आयकर होता है, निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स होते हैं, संपादन शुल्क होता है और पूंजी लाभ कर होता है। ये सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर दो होते हैं, कस्टम शुल्क और GST।
तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे। एक एक करके सारे के बारे में हम डीपली जानते हैं, उतना ही जितना ज़रूरी है। प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें तो ये कर जिनके मौद्रिक बोझ को दूसरों पर टाल ना जा सके वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जिनके मौद्रिक बोझ को दूसरे पर टाला ना जा सके, यानी कराघात और करापात उसी व्यक्ति पर पड़े जिस पर कर लगाया गया है। जैसे कि आयकर, किसी व्यक्ति विशेष की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया गया कर आयकर होता है, इनकम टैक्स। इसकी वसूली केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी के अंतर्गत आयकर विभाग के द्वारा की जाती है। भारत में आयकर अक्रमिक प्रणाली जो कि प्रगतिशील और आनुपातिक का मिश्रण है उस पर आधारित है। निगम कर, किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। संपदा कर क्या होता है? किसी व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तिगत संपत्ति पर लगाए जाने वाला कर संपत्ति कर कहलाता है। ठीक है। मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये कंपनी के सकल लाभ के उस भाग पर लगाया जाता है जिस पर निगम कर का भुगतान ना हुआ हो। पहली बार मैट जो है 1997-98 में निगम कर की चोरी रोकने के लिए लगाया गया था। ये प्रत्यक्ष कर है जिसे कि शून्य लाभ बता करके करों को बचाने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। ये कंपनियां वास्तविकता में लाभांश अर्जित करती हैं लेकिन कर बचाने के लिए शून्य लाभ बताती हैं। अब आगे हम सीबीडीटी के बारे में कुछ जानने वाले हैं जो कि इस बॉक्स में दिया हुआ है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों की उगाही से जुड़े सभी मामलों के निपटान के लिए सीबीडीटी की स्थापना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अधीन की गई है। प्रत्यक्ष कर के बाद आते हैं हम अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स पर। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया ऐसा कर जिसके बोझ को स्थानांतरित किया जाना संभव हो, यानी इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। जैसे कि कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, ये देश से होने वाले आयात निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी कस्टम ड्यूटी से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करता है। जीएसटी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर। विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर लगने वाला कर जिसका बोझ अंतिम उपभोक्ता वहन करता है वो जीएसटी कहलाता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव दिया। भारतीय संविधान में संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2006 जो कि 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ है, इसके द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को कर की 5 अलग अलग दरों के समूह में वर्गीकृत किया गया है। वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत वस्तु और सेवा को कर की 5 अलग अलग दरों के समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो ये है जीएसटी से संबंधित नए आर्टिकल, नए अनुच्छेद। आर्टिकल 246 ए में है जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान। आर्टिकल 269 ए में अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही और विभाजन है और आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था है। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर हैं, ये केंद्रीय कर हैं और ये राज्य कर हैं। केंद्रीय कर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य कर है, राज्य में कर होता है राज्य वैट अथवा बिक्री कर। केंद्रीय कर है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वहीं राज्य कर में मनोरंजन कर होता है, केंद्रीय बिक्री कर होता है। केंद्रीय कर में अतिरिक्त सीमा शुल्क होता है यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी होते हैं और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क होता है। राज्य कर होता है विलासिता कर, क्रय कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी, शर्त और जुए पर कर, ये सारे राज्य कर हैं और ये केंद्रीय कर हैं। केंद्रीय कर में क्या क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य कर में राज्य वैट अथवा बिक्री कर, केंद्रीय कर है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। वहीं राज्य कर में मनोरंजन कर आते हैं, केंद्रीय बिक्री कर होता है विलासिता कर, क्रय कर, चुंगी और प्रवेश कर, लॉटरी, शर्त और जुए पर कर।
जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी में ये राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र के द्वारा वसूला जाता है और सीजीएसटी से प्राप्त राजस्व पर पूर्णतः केंद्र का अधिकार होता है। और राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी एसजीएसटी की बात करें तो ये राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है और इससे प्राप्त राजस्व राज्य सरकारें रखती हैं। और जीएसटी में जो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर होता है यानी आईजीएसटी जो होता है, ये दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। इसमें प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां पे वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। ठीक है, तो 3 तरह के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य स्टेट जीएसटी एंड एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। सीजीएसटी में केंद्र के आंतरिक व्यापार पर केंद्र के द्वारा वसूला जाता है, सीजीएसटी जो है ये राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र के द्वारा वसूला जाता है। सीजीएसटी से प्राप्त राजस्व पर पूर्णतः केंद्र का अधिकार होता है और स्टेट जीएसटी में राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार के द्वारा कर वसूला जाता है और इससे प्राप्त राजस्व राज्य सरकारें प्राप्त करती हैं। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर जो है ये 2 राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहां पे वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। एसजीएसटी राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, आंतरिक व्यापार पर। बढ़ते हैं आगे हम जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं। मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन और विद्युत, ये जीएसटी से बाहर रखी गई है, जीएसटी टैक्स से ये बाहर रखी गई है। अब इस बॉक्स में जीएसटी परिषद के बारे में कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल 279A के तहत राष्ट्रपति एक जीएसटी परिषद का गठन करेगा जिसका उद्देश्य देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकृत तथा समन्वित बाजार का विकास करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे अध्यक्ष, किसी राज्य के वित्त मंत्री होंगे उपाध्यक्ष, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री होंगे सदस्य और केंद्र के वित्त मंत्री सदस्य होंगे। अध्यक्ष होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष होगा किसी राज्य के वित्त मंत्री, सदस्य होंगे केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री। अब एक नोट है, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं, दरों, प्रक्रिया, संगणना एवं नियम विनियमों में जीएसटी परिषद के द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे हम प्रोजेक्ट सक्षम के बारे में जानेंगे। सक्षम परियोजना ये केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी की एक नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क यानी तंत्र एकीकरण परियोजना है जिसका उद्देश्य जीएसटी के कार्यान्वयन, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क सिंगल विंडो इंटरफेस यानी स्विफ्ट के विस्तार और डिजिटल इंडिया एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रमों के तहत बोर्ड के द्वारा प्रारंभ की गई करदाता अनुकूल पहलों को मदद प्रदान करना है। सक्षम परियोजना के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी जीएसटीएन के साथ एकीकृत हो सकता है जिससे ये पंजीकरण, भुगतान और जीएसटीएन सिस्टम के द्वारा भेजे गए अन्य डेटा को प्रसंस्कृत कर पाएगा। अब बढ़ते हैं आगे ये जो बॉक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनते हैं। महत्वपूर्ण समितियाँ अथवा आयोग हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। कौन सी समिति किसके लिए बनाई गई है वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके देखिए बहुत ध्यान से। बलवंत राय मेहता समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव देता है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध बताते हैं। केलकर समिति अप्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण के लिए है। काका कालेकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति है, काका कालेकर। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार के लिए है। नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार के लिए है। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति के लिए है, स्वामीनाथन समिति। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के उद्योगों को सुझाव देती है, आबिद हुसैन समिति।
राजा चिलैया समिति कर सुधार के लिए है। SS तारारोप समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता के लिए है। SS तारापोर समिति SS तारापोर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता के लिए है। सच्चर समिति 2 मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करती है। शुंगुल समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा के लिए है। दीपक पारेख समिति आधिकारिक संरचना के वित्तीयन हेतु है। गायपोरिया समिति बैंक सुधार के लिए है, बैंक सेवा सुधार के लिए। जस्टिस MB शाह समिति काले धन पर है। TSR सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण वन जीव जल और हवा के संरक्षण और संरक्षण से संबंधित प्रमुख ग्रीन कानूनों की समीक्षा के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति होती है। और TSR सुब्रमण्यम समिति नई शिक्षा नीति पर भी है। रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों की सिफारिश करना है। DR गाडगिल समिति कृषि वित्त से संबंधित है। और रतन V पटल समिति भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित है। DR गाडगिल कृषि वित्त से संबंधित है। रघुनाथ आनंद माशेलकर पैनल राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों की सिफारिश करने से संबंधित है। अब आगे हम मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे। मुद्रास्फीति का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए लेकिन इसकी तुलना में पूर्ति में वृद्धि ना हो तो वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रा की क्रय शक्ति का गिरना प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस स्थिति में पहले की अपेक्षा मुद्रा से कम ही क्रय किया जा सकेगा और मूल्य स्तर की कमी मुद्रा के क्रय शक्ति में वृद्धि को प्रदर्शित करेगी। तात्पर्य यह है कि मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं की कीमत के बीच प्रतिलोम यानी इनवर्स संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध होता है, इनवर्स संबंध होता है। मुद्रास्फीति अथवा कीमतों में वृद्धि के कारक क्या हैं? मुद्रास्फीति अथवा कीमतों में वृद्धि के कारक क्या क्या हैं? सबसे पहला जो कारक है वो है मांग पक्ष से संबंधित कारक। लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर की दर में कमी, प्रत्यक्ष कर की दर में कमी, बैंक के द्वारा ऋण ब्याज दर में कमी, बैंक द्वारा लोगों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि आदि ये मांग पक्ष से संबंधित कारक हैं। आपूर्ति पक्ष से संबंधित कारक क्या क्या हैं? उत्पादकता में कमी, आयात में कमी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि आदि। अब ये बॉक्स है जिसमें फिलिप्स वक्र के बारे में कुछ दिया है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है। कौन सा वक्र? फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है। अब आगे हम मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या क्या पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। मुद्रास्फीति से ऋणी, कृषक, उत्पादक, विनियोजक, परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग, व्यापारी वर्ग इत्यादि को लाभ पहुंचता है। साथ ही सार्वजनिक व्यय, आयात, रोजगार, करारोपण इत्यादि में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग और जिनके पास संपत्ति के रूप में बॉन्ड या डिबेंचर हो उसको हानि होती है। सार्वजनिक बचत, निर्यात इत्यादि में कमी आती है। मुद्रास्फीति के सारे प्रभाव पड़ते हैं। इसके साथ ही मुद्रास्फीति से आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विकास में बाधा पहुंचती है। मुद्रास्फीति आय और धन को धनवान के पक्ष में पुनः वितरित कर देती है। मुद्रास्फीति को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? बैंकों के द्वारा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपना करके, जैसे बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विक्रय, CRR और SLR में वृद्धि, संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग जिसमें करारोपण में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी, घाटे की वित्त व्यवस्था पर रोक, आवश्यक वस्तुओं की आयात को प्रोत्साहित करना और निर्यात में कमी, संवेदनशील वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध आदि ये मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय हैं।
मुद्रास्फीति को कम करके मुद्रास्फीति रोकने की प्रक्रिया विस्फीति यानी डिसइंफ्लेक्शन कहलाता है। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिसइंफ्लेशन बोलते हैं यानी विस्फीति बोलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले जा रहे प्रमुख मूल्य सूचकांक कौन कौन से हैं? सबसे पहला सूचकांक है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। ये व्यापार के प्रारंभिक चरण में वस्तुओं की थोक बिक्री की कीमतों में औसत परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा मासिक स्तर पर होता है। थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं का है। इसके बाद क्रमशः प्राथमिक वस्तुओं और ईंधन और विद्युत के भारांश का है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष यानी बेस ईयर 2011-12 है और इसकी वस्तु टोकरी में 697 वस्तुएं शामिल है। 697। अगला जो इंडेक्स है वो है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये सारे सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लोगों के प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है CPI में। इसे प्रदर्शित करने वाले मूल्य सूचकांक हैं, तो ये मूल्य सूचकांक है, उनके आधार वर्ष दिए गए हैं और ये संकलन एवं प्रकाशन है। मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष, संकलन एवं प्रकाशन। मूल्य सूचकांक CPI है। IW औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को मापता है CPI का आधार वर्ष है 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संकलन एवं प्रकाशन हुआ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा। CPI का संकलन एवं प्रकाशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा हुआ है। CPI AL की बात करें, ये सारे ही मूल्य सूचकांक है CPI के। CPI का IW आपने जान लिया जिसका आधार वर्ष 2016 है। CPI का AL की बात करें तो ये कृषि मजदूरों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है AL। इसका आधार वर्ष है 1986-87। इसका संकलन एवं प्रकाशन हुआ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा। CPI में जो मूल्य सूचकांक है RL, ये ग्रामीण श्रमिकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य में परिवर्तन को मापता है और इसका आधार वर्ष है 1986-87। इसका संकलन एवं प्रकाशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा होता है। CPI R+U जो मापन है सूचकांक, ये ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के सूचकांकों का मिश्रण होता है। इसे नव उपभोक्ता सूचकांक भी कहा जाता है। इसे 2011 से शुरू किया गया है। इसका आधार वर्ष 2012 है। इसका संकलन एवं प्रकाशन संकलन शहरी क्षेत्रों में NSSO और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा होता है और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, अक्टूबर 2020 में CPI IW के पूर्ववर्ती आधार 2001 को बदल करके 2016 किया है। अक्टूबर 2020 में CPI IW वाला जो है ये CPI IW, ये इसके पूर्ववर्ती आधार वर्ष 2001 को बदल करके अब 2016 कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम CPI के उपयोग क्या क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपयोग, मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में इसका उपयोग होता है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण और कीमत स्थिरता निगरानी हेतु एक उपकरण के रूप में। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता निर्धारण में होता है CPI का उपयोग। वर्तमान में RBI CPI संयुक्त को मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक माना जा रहा है। वर्तमान में RBI CPI को मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक मान रहा है।
हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी आवास मूल्य सूचकांक। इसका उद्देश्य आवासीय संपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ावों को देखना है। इसे राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे NHB रेसिडेक्स भी कहा जाता है और इसका आधार वर्ष 2017-18 है। अब आगे हम जो ये बॉक्स है इसमें जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में कुछ दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये स्फीति मापने का बहुत उपयुक्त तरीका होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, क्योंकि इसमें किसी अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को लिया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर किसी स्फीति को मापने का वो उपयुक्त तरीका होता है क्योंकि इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को लिया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। आगे हम जानेंगे डिफ्लेशन के बारे में यानी मुद्रा अवस्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति के बारे में तो आपने अच्छे से समझ लिया, अब हम मुद्रा अवस्फीति के बारे में समझेंगे। मुद्रास्फीति की सर्वथा विपरीत स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी होने से मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे चली जाती है, वो अवस्फीति यानी डिफ्लेशन होता है। ये किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा परिचालन में संकुचन या मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति समान स्तर से ज्यादा हो जाती है। अवस्फीति से निपटने के लिए सार्वजनिक अतिव्यय अवस्फीति से निपटने के लिए पंप प्राइमिंग यानी सार्वजनिक अतिव्यय एक प्रमुख उपाय होता है। अब आगे हम स्टैगफ्लेशन के बारे में जानेंगे। स्टैगफ्लेशन ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि स्फीति और मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे, वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। धीमा आर्थिक विकास, अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी की स्थिति, मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। रिसेशन एक ऐसी स्थिति जिसमें मांग कम हो, वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा हो और बेरोजगारी बढ़ रही हो, वो रिसेशन कहलाता है। और वो स्थिति जिसमें कि रिसेशन नियंत्रण के उपाय विफल हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था उच्च बेरोजगारी एवं अति निम्न उत्पादन से ग्रस्त हो जाती है, वो मंदी कहलाती है यानी डिप्रेशन कहलाता है। जनसंख्या माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात 1, 2, 4, 8, 16 में बढ़ती है और खाद्य अनुपात गणितीय अनुपात में यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ती है। माल्थस का जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है वो निराशावादी सिद्धांत है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जनसंख्या के सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है। इस संदर्भ में CP ब्लेकर का सिद्धांत सर्वमान्य है। जो क्या है CP ब्लेकर, जो कि इस प्रकार से है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के निष्कर्ष हैं, ये अवस्थाएं दी हुई हैं प्रथम द्वितीय इस तरीके से करके। ये जन्म दर है, मृत्यु दर है और जन्म वृद्धि और आकार, जनसंख्या वृद्धि और आकार। प्रथम अवस्था जो कि कृषि प्रधान स्वरूप में है, इसमें जन्म दर ऊंची, मृत्यु दर ऊंची और जनसंख्या वृद्धि स्थिर या आकार बहुत धीमी। द्वितीय अवस्था में विकास की ओर अग्रसर वाले, जिसमें जन्म दर ऊंची, मृत्यु दर गिरना प्रारंभ है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र वृद्धि हो रही है और जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या वृद्धि और आकार में तीव्र वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है द्वितीय अवस्था में। तीसरी अवस्था में जिसमें कि औद्योगिक और कृषि विकास है, जिसमें कि भारत आती है तीसरी अवस्था में, इसमें जन्म दर में कमी है, मृत्यु दर तेजी से गिरना और जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी पर जनसंख्या की भयावह स्थिति हो जाती है। चौथी जो अवस्था है वो उच्च विकास वाली यूरोपीय देश में, इसमें जन्म दर नियंत्रित और नीची दर और मृत्यु दर नियंत्रित तथा नीची दर, जनसंख्या का आकार स्थिर जनसंख्या और गिरने की संभावना है। पांचवी अवस्था में पूर्ण विकास की अवस्था है, ये जन्म दर अत्यंत नीची, मृत्यु दर नीची और जनसंख्या का आकार में कमी होती है। जनसंख्या से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं ये। मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट,
मातृत्व मृत्यु दर गर्भावस्था में संबंधित कारणों के प्रति 1,00,000 जीवित जन्म या गर्भ समाप्ति यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 42 दिनों के भीतर मरने वाली माताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 13 में भारत में मातृत्व मृत्यु दर 167 थी। शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक वर्ष में प्रति 1,000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या की तुलना में एक वर्ष से कम आयु वाले मृत्यु शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 में भारत में शिशु मृत्यु दर 40 थी। बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, एक वर्ष में प्रति 1,000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या की तुलना में 0 से 5 वर्षों के बीच मृत बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। संपूर्ण प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन दर यानी 15 से 49 में पैदा हुए बच्चों की संख्या को संपूर्ण प्रजनन दर कहा जाता है। वर्ष 2013 में ये दर 2.3 थी। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, प्रति 1,000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। बाल लिंगानुपात, 0 से 6 वर्षों के आयु समूह में प्रति 1,000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या को बाल लिंग अनुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 919 है, 919। जनसंख्या का घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? आश्रितता अनुपात, कार्यशील और अकार्यशील जनसंख्या के बीच अनुपात को आश्रितता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो कहा जाता है। आश्रित जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष या इससे ऊपर की जनसंख्या शामिल होती है। साक्षरता दर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की गई है, जो कि एक निश्चित समय अवधि में एक छोटे से साधारण वाक्य को समझने के साथ साथ लिख व पढ़ सकते हैं। भारतीय जनसंख्या, भारतीय भूभाग में जो कि विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। देश में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना कराई जा रही है। 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 को 1872 के बाद 2011 की जनगणना के क्रम में 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया है। भारत परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में शुरू करने वाला पहला देश है। भारत परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में शुरू करने वाला पहला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51.47% है और महिलाओं की संख्या 48.53% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.72% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.72% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। पढ़ते हैं आगे हम जनसंख्या नीति 2000 के बारे में जानेंगे।
भारत सरकार द्वारा 2000 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति के प्रारूप को तैयार करने वाले पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इस नीति के अनुसार 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति को प्राप्त कर लेना प्रस्तावित था, लेकिन भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर और मध्य भारत के कुल प्रजनन दर यानी TFR के 2.1 के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाने के कारण स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है। 2045 से 2070 हो गया है। अब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति 1000 जीवित जन्म से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मातृत्व मृत्यु दर यानी MMR को 100 प्रति लाख जीवित जन्म से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 80% तक संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 80% तक। बढ़ते हैं आगे। आशा यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री है जिसे कि समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल करती है और जांच के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य के विषय में सलाह देती है। आशा का कार्य प्रसव कराना नहीं होता है। आशा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, जननी सुरक्षा योजना आदि से जुड़ी है। तो आशा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई। अब आगे हम नगरीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी अर्बनाइजेशन के बारे में। किसी क्षेत्र अथवा नगर की जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में गत्यात्मक परिवर्तन को ही नगरीकरण कहा जाता है। नगरीय क्षेत्र यानी अर्बन एरिया कौन कौन से हैं? जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है, वैधानिक नगर और जनगणना नगर। वैधानिक नगर से तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से है जहां पे नगरपालिका समिति, नगर निगम, कैंटोनमेंट यानी छावनी बोर्ड आदि स्थानीय निकाय हों। जनगणना नगर से तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से हैं जो कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। इन मानदंडों को जो पूरा करते हैं वो जनगणना नगर हैं, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे नगर को जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो वो शहर यानी सिटी की संज्ञा दी जाती है उस नगर को। भारत में सर्वाधिक नगरीय अथवा शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य अवरोही क्रम में बात करें बढ़ते से घटते में तो गोवा है, उसके बाद मिजोरम, तमिलनाडु और केरल है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी महानगर पे। जिस नगर अथवा शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो वो महानगर होता है। भारत में प्रमुख महानगर हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, पणजी, त्रिवेंद्रम एक्सेट्रा। ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। भारत के प्रमुख महानगर हम जानेंगे घटते क्रम में। 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार घटते क्रम में भारत के प्रमुख महानगर हैं मुंबई 18.41 मिलियन, दिल्ली में 16.31 मिलियन, कोलकाता 14.11 मिलियन और चेन्नई 8.70 मिलियन। मुंबई 18.41 मिलियन, दिल्ली 16.31 मिलियन, कोलकाता 14.11 मिलियन और चेन्नई 8.70 मिलियन। भारत के 10 लाख या अधिक लगभग 1 मिलियन प्लस जनसंख्या वाले नगर हैं 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश में 7, जिसमें कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, ये उत्तर प्रदेश के 7 हैं। केरल के 7 कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर, मल्लपुरम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोल्लम। महाराष्ट्र के 6 ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, वसई, विरार सिटी और औरंगाबाद। ये जो हैं ये भारत के 10 लाख या अधिक
जनसंख्या वाले नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में 4, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर हैं। गुजरात के 4, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट। तमिलनाडु के 4, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश के 3, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा। झारखंड के 3, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। झारखंड के 3, जयपुर, जोधपुर और कोटा। पंजाब के 2, लुधियाना और अमृतसर। बिहार में 1, पटना। जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 44, जो कि 2001 में 35 थी, अब 44 है, जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। अब आगे हम मेगा सिटी पे आते हैं। ऐसे नगर या शहर जिनकी कुल नगरीय संकुलन जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो, वो मेगा सिटी कहलाती है। भारत में प्रमुख मेगा सिटी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में है। अब आगे हम पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः जब लोगों के द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास तक की भी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वैसी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। अर्थशास्त्री रैगनर नर्कसे ने कहा है कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। सामान्यतः गरीबी 2 प्रकार की होती है। निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। निरपेक्ष गरीबी एक ऐसी दशा होती है जो कि बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे कि भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना के गंभीर अभाव को दर्शाता है। निरपेक्ष गरीबी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कोपेनहेगन में आयोजित विकास सम्मेलन 1995 में परिभाषित किया गया और ये कोपेनहेगन घोषणा पत्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। इस तरह की गरीबी सामान्यतः विकासशील देशों में पाई जाती है। और दूसरी तरह की जो गरीबी होती है वो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, यानी सापेक्षिक गरीबी होता है। सापेक्षिक गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होती है, तो सापेक्षिक गरीबी कहते हैं उसको, जिसको कि लॉरेंज चक्र के जरिए बताया गया है। ये लॉरेंज चक्र है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण को दर्शाने हेतु लॉरेंज चक्र का प्रयोग किया जाता है। ये समाज में आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप हेतु एक ज्यामितीय विधि होती है। ये वक्र निरपेक्ष रेखा से आय के वास्तविक वितरण के विचलन को दर्शाता है। ये देखिए, ये आय प्राप्तियों का संचयी प्रतिशत है 0 से 100 और ये 0 से 100 कुल आय का संचयी प्रतिशत है। ये आप देख रहे हैं, ये आदर्श आय वितरण रेखा है जो कि निरपेक्ष समता रेखा है, और ये वास्तविक आय वितरण रेखा, और ये BC विषमता का सूचक है, विषमता का सूचक है। तो ये है लॉरेंज चक्र। गिनी गुणांक, इस चक्र को आप पॉज करके देखिए, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। गिनी गुणांक यानी गिनी कॉफिशिएंट लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान यानी मैथमेटिकल वैल्यू को गिनी गुणांक कहते हैं। लॉरेंज वक्र जहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि असमानता घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, वहीं गिनी लॉरेंज वक्र जो है जहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है कि असमानता घट रही है या फिर बढ़ रही है, वहीं पे जो गिनी गुणांक है ये भी बतलाता है कि असमानता कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। अब ऊपर दिए गए जो आप डायग्राम देखें, जो लॉरेंज चक्र, उसमें गिनी गुणांक G = छायांकित क्षेत्रफल Z अपॉन समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC है। गिनी गुणांक बराबर 0 होता है जहाँ पे इसका अर्थ है पूर्ण समानता, और गिनी गुणांक = 1 इसका अर्थ है पूर्ण असमानता। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी मापन की विधियां हैं। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी मापक की विधियां हैं। भारत के संदर्भ में गरीबी क्या है?
भारत के संदर्भ में गरीबी की बात करें तो भारत में गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय है। भारत में आज़ादी के बाद पहली बार 1971 में दांडेकर रथ फॉर्मूले के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। 1979 में अलग समिति की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। 1989 में गठित लकड़ावाला समिति द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। भारत में गरीबी के आकलन के संदर्भ में क्रियाविधि यानी मेथोडोलॉजी के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसने कि 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। पुनः योजना आयोग द्वारा 2012 में सी रंगराजन समिति का गठन किया गया, जिसने कि 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में भारत की 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार ये संख्या 21.9% ही थी। तेंदुलकर समिति के अनुसार ये संख्या 21.9% ही था। इस अंतर का कारण इन समितियों द्वारा गरीबी निर्धारण हेतु उपयोग लाई गई अलग अलग विधियां थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के 78वें दौर के आंकड़े 2011-12 के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात है 39.93%। इसके बाद झारखंड में है 36.96%, फिर मणिपुर में 36.89%, अरुणाचल प्रदेश में 34.67% और बिहार में 33.74% है। और सबसे कम निर्धनता गोवा में है 5.09%, केरल में 7.05%, हिमाचल प्रदेश में 8.06%, सिक्किम में 8.19% जैसे राज्यों में है। सबसे कम निर्धनता गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में है। गरीबी के ये आंकड़े तेंदुलकर विधि द्वारा परिकलित किए गए थे। अब आगे हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जानेंगे। मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI की अवधारणा को UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित किया गया। बहुआयामी गरीबी निर्देशांक के 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर के अंतर्गत 10 संकेतक शिशु मृत्यु, पोषण, स्कूल में नामांकन, विद्यालय शिक्षा, संपत्तियां, खाना बनाने का ईंधन, आवास, विद्युत, जल एवं शौचालय शामिल हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। और GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये एक ऐसा सूचकांक है जो कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख को मापने और उस पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI के द्वारा विकसित किया गया है। GHI फॉर्मूला के घटक क्या हैं? लोगों में अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग यानी 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है, चाइल्ड स्टंटिंग यानी 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, और 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। पॉवर्टी के बाद आते हैं बेरोजगारी पे। बेरोजगारी क्या होती है? जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है लेकिन वो प्रचलित मजदूरी दर पर काम पाने में असक्षम रहता है, तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। सामान्य रूप से 15 से 64 साल के आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। तो अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं है तो उन्हें बेरोजगार माना जाता है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र के द्वारा अधिकांश रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कामगार और शहरी क्षेत्रों में ठेके पर बहाल मजदूर आदि शामिल किए जाते हैं। बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं तो ये स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है।
इसके अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी उत्पादन में उनका योगदान नगण्य होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हों और श्रम शक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है, तो इस समस्या को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालिक गिरावट के फलस्वरूप उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसको चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये बेरोजगारी अल्पकालिक होती है। वैश्विक स्तर पर विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग वर्तमान वेतन दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी किसको बोलते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर काम करने की इच्छा रखता है लेकिन कार्य की उपलब्धता ना हो तो इस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी किसको बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम नियोजित व्यक्ति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन लोगों से होता है जो वर्ष भर काम करते हैं। कृषि जैसे क्षेत्र में काम मौसमी होता है, लेकिन कृषि संबंधी गतिविधियां वर्ष भर चलती है। जैसे फसल कटाई के समय, बीज बोने, फसल उगाने, निराई करते समय ज़्यादा काम करने वालों की आवश्यकता होती है। इस कारण ऐसे समय में रोजगार बढ़ जाता है। एक बार जब ये काम खत्म हो जाते हैं तो कृषि क्षेत्र से जुड़े कामगार, विशेषकर भूमिहीन, बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। घर्षण जनित बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये स्थिति उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है। इस बीच की अवधि में व्यक्ति अस्थायी रूप से बेरोजगार रह जाता है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियां अपनाई जाती हैं: सामान्य स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर। अब बढ़ते हैं आगे हम वित्तीय समावेशन के बारे में बात करेंगे। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। वित्तीय समावेशन को हमारे देश में प्रायः बैंक खातों तक पहुंचाने के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पेंशन, बीमा व पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। कम आय व कमजोर वर्ग के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन में बैंकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंक वित्तीय समावेशन की मुहिम में ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी देकर के बैंकिंग सेवाओं के सही एवं उचित उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर बचत के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को धन प्रबंधन और ऋण संबंधी सलाह दे करके कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा करके सहयोग कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन ग्रामीणों की बचत को बैंकों के माध्यम से इकट्ठा कर उन्हें उचित आय प्राप्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा और बचत की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करेगा। तो इस प्रकार की वित्तीय समावेशन किसी न किसी रूप में समावेशी विकास के लिए लक्ष्य को पूरा करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में कई बाधाएं आई हैं, जैसे कि आज भी भारत के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में बैंकों की शाखाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं खोली गई हैं। निजी एवं विदेशी बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम शाखाएं खोली गई हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बैंक की बुनियादी एवं ढांचागत सुविधाओं की आज भी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं अशिक्षा के चलते लोग कर्ज लेकर के कुछ व्यापार या स्वरोजगार तो चला सकते हैं, लेकिन बचत की कमी के चलते वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आज भी बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं होती है। भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज़ादी के बाद से ही जो प्रयास किए हैं वो प्रयास हैं पूर्ववर्ती पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए ऋण और बचत सुविधाएं प्रदान करने वाले सहकारी बैंकों का विस्तार, निजी क्षेत्र के बैंकों का 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकिंग शाखाओं का विस्तार हुआ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विस्तृत ढांचे का सृजन हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना और इनकी शाखाओं का विस्तार हुआ, नाबार्ड की स्थापना की गई, विभेदीकृत ब्याज दर योजना बनाई गई। हाल में जो पहले की गई हैं वो हैं नो फ्रिल्स अकाउंट यानी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, सरलीकृत केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो, ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस का उपयोग व स्वयं सहायता समूह एसएचजीएस का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स का विस्तार, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग जैसी प्रौद्योगिकी का विस्तार किया गया है। नीतिगत पहल के रूप में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, माइक्रो फाइनेंस का विस्तार, नए वित्तीय उत्पादों का सृजन, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, स्वाभिमान योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सारे आज जो शुरू की गई हैं, अब हाल में जो पहल की गई हैं वो ये सारी पहले हैं। इसको पॉज करके एक बार फिर से आप देखिएगा, याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में समझते हैं। वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 वर्षीय वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाएगा, जो कि औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बास्केट और उन सेवाओं जिनमें बचत, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल हैं उस तक पहुँचे और उनके उपयोग का एक मापक होगा। ये एकल समग्र सूचकांक वित्तीय समावेशन के स्तर पर समष्टि नीतियों एवं योजनाओं का मार्गदर्शन करेगा। वित्तीय समावेशन सूचकांक के विभिन्न घटक आंतरिक नीति बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं के माप में भी मदद करेंगे। वित्तीय समावेशन सूचकांक का उपयोग विकास संकेतकों में सीधे एक समग्र उपाय के रूप में भी किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के घटक हैं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता।